आकृति ग्रहणात् सिद्धम अवर्णाकृतिरुपदिष्टा सवर्णम सर्वम अवर्णकुलम ग्रहिष्यति। अवर्ण आकृति उपदिष्ट हुई हुई क्या करेगी? पूरे अवर्ण कुल का ग्रहण कराएगी। तथा वर्णाकृति तथा उवर्णाकृति, इसी प्रकार से वर्णाकृति उवर्णाकृति भी अपने पूरे पूरे अवर्ण कुल को, वर्ण कुल को, उवर्ण कुल को ले आएंगी, तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? हमने पहले भी देखा ही था, ये प्रश्न तो इन्होंने शुरू में किया ही था कि ये शास्त्र किस पदार्थ को लेकर के प्रवृत्त होता है। तो दोनों कहा था, व्यक्ति पदार्थ को भी और जाति पदार्थ को भी, जहाँ जैसा अपेक्षित हो लक्ष्य की दृष्टि से। तो अस्य चौ में हमें जो है वो जाति पदार्थ अपेक्षित है लक्ष्य की दृष्टि से, तो अस्य में हम जाति निर्देश मान लेंगे। इसी तरह से यस्येति च के यस्य में भी जाति निर्देश मान लेंगे, तो फिर कोई समस्या नहीं है। प्रदीप देखिए, एवं व्यक्ति स्फोट पक्षे निराकृते जाति स्फोट पक्षमेव आश्रियते आकृति ग्रहणात् सिद्धमिति। अकार जाति ही सर्व प्रदेशेषु निर्दिश्यते। आकार नहीं है, ये अकार है। अकार जाति ही, अकार जाति ही सर्व प्रदेशेषु निर्दिश्यते। अकार जाति ही सभी सूत्रों में निर्दिष्ट है। नान्तरीयकस्तु माने जहाँ अपेक्षित है, वहाँ जहाँ दोष दिखाया था अस्य चौ यस्येति च इत्यादि में, और इसी तरह के अन्य भी निर्देश जहाँ हमें पूरे पूरे अवर्ण जाति की आवश्यकता है, वहाँ हम जाति निर्देश मानेंगे। नान्तरीयकस्तु व्यक्ति निर्देश। फिर कोई कहे कि फिर आपने ह्रस्व आकार में ही विभक्ति लगा के क्यों पढ़ा, तो उसका उत्तर है कि वो तो जब हम जाति को भी निर्दिष्ट करना चाहते हैं तो किसी ना किसी व्यक्ति को ही पकड़ करके निर्देश करना पड़ता है। बिना व्यक्ति का निर्देश किए हम जाति का निर्देश कर ही नहीं सकते, है ना? किसी ना किसी एक व्यक्ति को तो लेना ही पड़ेगा, तभी उस हम जाति को बता पाएंगे। तो वही बात कही जा रही है, नान्तरीयकस्तु व्यक्ति निर्देश। व्यक्ति का निर्देश तो अनिवार्य है, इसलिए आकार को ग्रहण कर लिया। तत्र प्रत्याहारे अकार जातेर निर्देशात् तस्याश्च विवृतत्व प्रतिज्ञानात् शास्त्रान्ते च तस्या एव प्रतिपत्ति विधानम्। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में प्रत्याहारे अकार जातेर निर्देशात्, प्रत्याहार में भी अकार जाति का निर्देश होने से, तस्याश्च विवृतत्व प्रतिज्ञानात्, और उस अकार जाति, पूरी अकार जाति को ही विवृत प्रतिज्ञान करने से, शास्त्रांते च तस्या एव प्रतिपत्ति विधानम, फिर शास्त्रांत में उसी का ही, उस पूरी अवर्ण जाति का ही प्रत्यापत्ति विधान है। तदेवं जाति निर्देशाद अनुवृत्ति निर्देशस्थेन अकारेण ग्रहणम आकारस्य सिद्धम। तो इस तरह से जाति निर्देश होने से अनुवृत्ति निर्देशस्थेन अकारेण, अनुवृत्ति निर्देशों में स्थित जो आकार है उसके द्वारा ग्रहणम आकार से सिद्धम, आकार का ग्रहण भी सिद्ध हो जाता है। अष्टन आविभक्तौ इत्यत्र तो सति अपि जाति निर्देशे दीर्घोच्चारण सामर्थ्याद् ह्रस्वस्य ग्रहणम न भवति। कह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि अकार जाति ही सर्व प्रदेशेषु निर्दिश्यते, अकार जाति सारे के सारे प्रदेशों में, सारे के सारे सूत्रों में निर्दिष्ट है। अब कोई कहे कि चलो जहाँ अभिष्ट है वहाँ तो ठीक, लेकिन जैसे अष्टना विभक्त, यहाँ तो जाति ग्रहण नहीं चाहिए, यहाँ तो आ मतलब आकार ही है, अकार नहीं है ना, नहीं चाहिए, तो वहाँ पे कैसे करोगे? क्योंकि आपने पहले बोला कि अकार जाति ही सर्व प्रदेशेषु निर्दिश्यते, तो यहाँ अष्टना विभक्तौ आदि में कैसे करोगे? तो उसके लिए कहा अष्टना विभक्तौ इत्यत्र तु सत्यपि जाति निर्देशे दीर्घोच्चारण सामर्थ्याद् ह्रस्वस्य ग्रहणम न भवति, कि यहाँ पे भी यद्यपि जाति निर्देश है लेकिन दीर्घोच्चारण के सामर्थ्य से ह्रस्व का ग्रहण नहीं होगा। अन्यथा ह्रस्व एव उच्चारयेत, नहीं तो फिर यदि ह्रस्व का ही उच्चारण कर देते। और प्लुतश्च विषय स्मृतः, कोई कहे कि अच्छा चलो ह्रस्व का तो ग्रहण नहीं हुआ, प्लुत का क्यों नहीं हो जाएगा? तो कहा कि प्लुतश्च विषय स्मृतः, प्लुत तो हर जगह ही अपने आप ही गृहीत नहीं होगा जाति निर्देश होने पर भी। क्यों? प्लुत विशिष्ट विषय में ही स्मृत है, विशिष्ट विषय में ही होता है, सामान्य रूप से सब जगह नहीं होता है। प्लुतश्च विषय स्मृतः इति न्यायात् प्लुतस्य अग्रहणम्। तो ये समाधाता ने समाधान बिल्कुल ही एकदम से बदल दिया। पहले जिस पक्ष पे इतनी देर चर्चा करके आए, है ना, एकत्वादकारस्य सिद्धम पे बहुत चर्चा की है, लेकिन अभी उसको छोड़ दिया और कह रहे हैं आकृति ग्रहणात् सिद्धम,
और ये पक्ष अभी ठीक भी दिख रहा है। आकृति ग्रहण कर लेंगे तो अस्य चौ में यस्येति च इत्यादि में कोई समस्या नहीं होगी। एक दूसरा समाधान भी समाधाता प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब समाधान क्या, ये प्रथम समाधान में ही हेतु है, आकृति ग्रहणात् सिद्धम में ही हेतु है कि आकृति ग्रहण है शास्त्र में, अस्य चौ इत्यादि सूत्रों में। इसके लिए हमारे पास जो है वो एक युक्ति कह लीजिए या एक हेतु तर्क भी है। क्या, तद्वच्च तपर्कर्णम एवं च कृत्वा तपराः क्रियन्ते आकृति ग्रहणेन अति प्रसक्तमिति। समाधाता कह रहा है कि आकृति ग्रहण से सिद्ध हो जाएगा, और प्रदीप ने उसको इस रूप में दिखाया था कि आकार जाति ही सर्व प्रदेशेषु निर्दिश्यते। सब जगह जो है वो जहाँ भी निर्देश है वहाँ आकार जाति का ही है। ठीक है, तो कैसे पता चलता है कि सब जगह आकार जाति का ही निर्देश है? तो समाधाता कहता है कि तद्वच्च तपर्कर्णम, वैसा होने के कारण से ही, आकृति पक्ष वाला होने के कारण से ही, जहाँ आकृति पक्ष नहीं चाहिए वहाँ तपर्करण किया गया है। एवं च कृत्वा तपराः क्रियन्ते, इस करके ही शास्त्र में अलग अलग स्थानों पर तपर निर्देश किया गया है कि आकृति ग्रहणेन अति प्रसक्तमिति, कि आकृति ग्रहण से वहाँ सबका ग्रहण, पूरी जाति का ग्रहण पा रहा था। पर जहाँ नहीं चाहिए पूरी जाति का, तो फिर वहाँ जो चाहिए उसको पढ़ करके और तपर लगा देते हैं। फिर तपर से वो आपका सूत्र प्रवृत्त हो जाता है ना, कौन सा, तपरस तत्कालस्य। ठीक है, तो फिर अन्यों का ग्रहण रुक जाता है। जिसका ग्रहण किया है तपर लगा करके, माने तपर करके जिस वर्ण का को निर्देश किया है केवल उसी का ग्रहण हो पाता है। ठीक है, तो ये जो तपर कर रहे हैं इससे भी हमें पता चलता है कि सर्वत्र शास्त्र में अवर्ण जहाँ निर्दिष्ट है वहाँ जाति निर्देश है। ऐसा एक समाधान समाधाता ने प्रस्तुत किया। समाधान तो पहले ही कह दिया था, केवल अवर्ण के बारे में ही नहीं है ये बात, इवर्ण उवर्ण के बारे में भी ऐसा ही है। आकृति ग्रहणात् सिद्धम अवर्णाकृतिरुपदिष्टा सर्वम अवर्णकुलम ग्रहिष्यति तथा इवर्णाकृति तथा उवर्णाकृति। अब कोई कहे कि आपको कैसे पता चला शास्त्र में आकृति ग्रहण है ना, तो उसको हेतु आगे दिया, तद्वच्च तपर्कर्णम, कि आकृति निर्देश है इस करके ही तो फिर तपर्करण सार्थक होता है। यदि आकृति निर्देश नहीं होता तो तपर्करण सार्थक नहीं था। यदि आकृति निर्देश नहीं होता, व्यक्ति निर्देश ही होता, अस्य चौ में जैसे अस्य पढ़ा है, तो यदि वो ह्रस्व आकार का ही ग्रहण होता तो फिर जहाँ तपर किया है वहाँ तपर करने की आवश्यकता नहीं थी। तपर कहाँ किया, जैसे अदेंगुणः में देख लीजिए, अदेंगुणः में अत, वृद्धिरादेश में आत, ये तपर किए हुए हैं ना, जहाँ जिसका ग्रहण चाहिए फिर उस वर्ण का को ग्रहण करके तपर कर दिया है। तद्वच्च तपर्कर्णम। प्रदीप देखिए, ये पता चला, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, तद्वच्चेति, स आकृति पक्षो यत्रास्ति, तद्वत शब्द बनाया। तद्वत का मतलब क्या हो गया, उस वाला आकृति पक्ष वाला, माने आकृति पक्ष है, इसी से तपर्करण सार्थक होता है ना। आकृति पक्ष में ही तपर्करण सार्थक होता है, सीधे सीधे ये कह लीजिए। तो तद्वच्च तपर्कर्णम, तद्वान होने से ही सूत्रों में आकृति पक्ष का निर्देश होने पर ही ये तपर्करण सार्थक है। तद्वच्च तपर्कर्णम अथवा वत्यंतमेतत्, या फिर ये कह रहे हैं कि ये वती प्रत्यांत है, मतु प्रत्यांत ना होगे। पहले तो मतु प्रत्यय वाला अर्थ दिखाया है ना, स आकृति पक्षो यत्रास्ति, जैसे हम कहते हैं ना वृक्षाः अत्र सन्ति इति वृक्षवान पर्वतः, ऐसे ही स आकृति पक्षः अत्रास्ति इति तद्वत् तपर्कर्णम। नपुंसकलिंग में है तपर्कर्णम, इसलिए तद्वत् ये भी नपुंसकलिंग में ही रखा हमने। ठीक, तो ये तो मतु प्रत्यय वाला अर्थ दिखाया था पहला। अब दूसरा वती, तेन तुल्यम क्रिया चेत वति ही वाला वती दिखा रहे हैं, अथवा वत्यंतमेतत्, तत्र न्यायेन आकृति पक्षस्य स्थापितत्वात् तपरेष्वपि स एव पक्षः स्थितः इत्यर्थः। तो जब तुल्य अर्थ वाला वती लेंगे तब अर्थ कैसे करेंगे,
तो तद्वच्च तपर्कर्णम का तत्र न्यायेन आकृति पक्षस्य स्थापितत्वात्, न्याय से आकृति पक्ष के स्थापित होने से तपरेष्वपि स एव पक्षः स्थितः, उसके समान ही, न्याय से आकृति पक्ष के स्थापित होने से उसके समान ही तपरेष्वपि स एव पक्षः स्थितः, तपरकरण जहाँ पर है ऐसे सूत्रों में भी वही आकृति पक्ष ही स्थित है, उसके समान। किसके समान? जहाँ तपरकरण नहीं है उन सूत्रों के समान, जैसे वहाँ पे आकृति पक्ष स्थापित है उसी तरह से तपरकरण वाले सूत्रों में भी आकृति पक्ष ही है, ठीक है, स्थित है। इस तरह से वती का अर्थ कर रहे हैं। उद्योग देखिए, सर्वत्र आकृति निर्दिष्टा इत्यत्र ज्ञापकमाह, सब जगह आकृति निर्देश ही है, इस बात को बताने के लिए ज्ञापक कहा जा रहा है समाधाता के द्वारा। तद्वच्च तपर्कर्णम सादृश्यवती भ्रमम व्यावर्तयति, किसी को ये भ्रम ना हो जाए कि सादृश्य अर्थ में वती प्रत्यय है तद्वत शब्द में, इसलिए पहला व्याख्यान किया प्रदीपकार ने, स आकृति पक्षो यत्रास्ति तद्वत, यहाँ मतुप है ही, ठीक है। अथवा वत्यंतम एतदिति, या फिर जो है वो वत्यंत वाला भी अर्थ दिखा दिया है। तदा तद्वत इस इत्यस्य अस्य चौ इत्यादिवत इत्यर्थः, ये जो दूसरा पक्ष है जहाँ पर हमने तुल्यार्थ वाला वती प्रत्यय प्रयोग किया है, दूसरे पक्ष में तद्वच्च तपर्कर्णम का अर्थ करते समय तद्वत से अस्य चौ इत्यादि को ले लेंगे। अस्य चौ इत्यादि सूत्रों के समान ही जहाँ तपर्करण किया गया है उन सूत्रों में भी आकृति पक्ष स्थित है, ठीक है। हुआ कि नहीं? जब हम वती प्रत्यय वाला वती प्रत्यय ले रहे हैं ना, तुल्यार्थ वाला वती प्रत्यय, उस पक्ष में तद्वच्च तपर्कर्णम का अर्थ क्या बनेगा ये दिखा रहे हैं उद्योगकार, कि उस समय हम तद्वत माने उसके समान तपर्कर्ण है, तो उसके समान किसके समान, किन सूत्रों को लेंगे इससे? तो कहा अस्य चौ इत्यादि सूत्रों को, जहां तपर नहीं है उनको, क्योंकि उनके समान तपर वाले सूत्रों को दिखा रहे हैं ना, तो अस्य चौ इत्यादि की भांति ही तपर करण जिनमें किया गया है ऐसे सूत्रों में भी आकृति पक्ष अवस्थित है, ठीक है। तदाह तत्र न्यायेन इति, तत्र न्यायेन आकृति पक्षस्य स्थापितत्वात्, तत्र माने अस्य चौ इत्यादि, अस्य चौ इत्यादि सूत्रों में न्याय से आकृति पक्ष के स्थापित होने पर तपरेष्वपि स एव पक्ष स्थितः, तपर सूत्रों में भी वही पक्ष स्थित है। तो आकृति ग्रहण प्रयुक्त अति प्रसंग निवारणार्थमेव ही तत्र तत्र तपर्कर्णम, ये वही बात है जो हम पहले देख चुके हैं कि आकृति ग्रहण प्रयुक्त जो अति प्रसंग है, आकृति ग्रहण के कारण से यदि कहीं अति प्रसक्ति हो रही है तो उसको निवृत्त करने के लिए ही उन सूत्रों में तपर्करण किया गया है। जाति पक्षी अपि विवृतत्व प्रतिज्ञा अकः सवर्ण इत्यादेः दंडानतिः इत्यादौ दीर्घार्थम आवश्यका एव, जाति पक्ष में भी अकार के विवृतत्व की प्रतिज्ञा, जो पहले से एक पक्ष चल रहा है अकार विवृत है कि नहीं अयुन में और सारा आकार, तो कह रहे हैं कि भले ही जाति पक्ष माने तो भी अकार के विवृतत्व की प्रतिज्ञा तो आवश्यक ही है। किस लिए आवश्यक है? कि अकः सवर्ण दीर्घ इत्यादि है, अकः सवर्ण इत्यादि सूत्रों की दंडानति इत्यादि दीर्घार्थम, दंडस्य आनति माने दंड का झुकाव, ठीक है। दंडस्य आनति षष्ठी समास करेंगे तो क्या बचेगा? विभक्ति लुप करने के बाद हमारे पास दंड आनति। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे दीर्घ हो जाए, इसके लिए हमें भले ही हम जाति पक्ष माने तो भी विवृतत्व की प्रतिज्ञा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अकः सवर्ण दीर्घ जाति पक्ष मान लिया तो जो है वो अ के द्वारा सारे वो भले ही दीर्घ प्लुत भी गृहीत हो जाए, लेकिन वो तभी तो हो पाएंगे, अ के द्वारा दीर्घ प्लुत भी गृहीत हो जाएंगे अकह में और अच में भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि सवर्णत्व भी चाहिए यहाँ पे, मान लो अस्य चौ में तो हो गए गृहीत सारे, वहां तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन अकः सवर्ण दीर्घ में
इतना ही तो नहीं कहा ना, अकह अचि, इतना ही कहते तो फिर जो है वो विवृतत्व की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अक के द्वारा दंड का आकार गृहीत हो गया और अच के द्वारा आनति का आकार गृहीत हो गया, क्योंकि आकृति पक्ष का ग्रहण है। तो इसलिए अक में सारी अक में जो अ है उसके द्वारा पूरी अवर्ण जाति आई, और अच में भी जो अ है वो भी पूरी अवर्ण जाति आ गई। उतना तो ठीक, लेकिन साथ में एक विशेषण डाला हुआ है, सवर्ण अच परे होना चाहिए। तो सवर्ण संज्ञा तो कब होगी? दंड के आकार की। अब यहाँ क्या समस्या पड़ गई? दंड के आकार की और आनति के आकार की सवर्ण संज्ञा चाहिए। अब यहाँ आकृति पक्ष से तो काम चलेगा नहीं कि आकृति पक्ष होने के कारण इनका सवर्णत्व भी हो जाए, ऐसा नहीं है ना। सवर्ण संज्ञा होने के लिए तो फिर वही क्या सूत्र है आपका? सवर्ण संज्ञा करने वाला, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। आस्य में तुल्य देश और तुल्य प्रयत्न चाहिए, ठीक है। तो आस्य में तुल्य देश और तुल्य प्रयत्न चाहिए सवर्ण संज्ञा होने के लिए। तो वो तभी हो पाएगा तुल्य प्रयत्न जब हम आकार को विवृत माने, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भले ही जाति पक्ष है, लेकिन फिर भी विवृतत्व की प्रतिज्ञा तो करनी ही पड़ेगी, जिससे कि सवर्णत्व जहाँ चाहिए आकार आकार का, वहाँ सवर्ण संज्ञा सिद्ध हो सके। नहीं तो दंडानति ही आदि में दीर्घ नहीं हो पाएगा, ठीक। जाति पक्षे अपि विवृतत्व प्रतिज्ञा अकः सवर्ण इत्यादेः दंडानति इत्यादो दीर्घार्थम आवश्यका एवं प्रत्यापत्ति वचोप्यावश्यकमेव। और जब यदि हमें आकार के विवृतत्व का प्रतिज्ञान करना आवश्यक है आकृति पक्ष को मानते हुए भी, तो फिर जब विवृत प्रतिज्ञान करना आवश्यक है तो फिर प्रत्यापत्ति भी करनी आवश्यक होगी, नहीं तो फिर उच्चारण दोषपूर्ण होने लगेगा शास्त्र प्रक्रिया निष्पन्न होने के बाद भी। तो तुल्य न्याया जाति ग्रहण प्रयुक्ताति प्रसंग निवारणाय तपरवत विधेय त्यदादि नामः इत्यादौ तद्वारणाय अप्रत्ययः इत्येतद् इति बोधितम्। तुल्य न्याया जाति ग्रहण प्रयुक्त अति प्रसंग निवारणाय। तो तुल्य न्याय से ही जाति ग्रहण प्रयुक्त जो अति प्रसंग हैं भिन्न भिन्न स्थानों में, उनको निवृत्त करने के लिए भी विधान किया जा रहा आदेश है, वहां पर अति प्रसक्ति ना होने लग जाए। तुल्य न्याया जाति ग्रहण प्रयुक्त अति प्रसंग निवारणाय तपरत्ववत् विधेये त्यदादि नामः इत्यादौ तद्वारणाय अप्रत्ययः इत्येतद् बोधितम्। तो कह रहे हैं कि तुल्य न्याय से ही जाति ग्रहण प्रयुक्त अति प्रसंग को निवृत्त करने के लिए तपरत्व के समान, जैसे कहीं तपरत्व कर दिया गया है, वैसे ही जो विधेय हैं, जैसे कि क्या त्यदादि नाम हमें आकार आदेश विधेय है ना। तो अब ये कोई यहाँ कहे कि आकार भी जो है वो आकृति ग्रहण कराएगा और अन्यों को भी लेके आएगा, दीर्घ प्लुत आदियों को, तो कह रहे हैं कि नहीं, उसी को हटाने के लिए आचार्य ने अनुदित सूत्र में अप्रत्यय ऐसा कहा है कि अण उदित अपने सवर्णों के ग्राहक होते हैं, लेकिन प्रत्यय जो है वो अपने सवर्णों का ग्राहक नहीं होता है। तो प्रत्यय भी विधेय ही होता है ना। यद्यपि तेदादि नाम हमें आकार आदेश विधेय है, प्रत्यय विधेय नहीं है वहां पे, लेकिन जहाँ प्रत्यय विधान किया जा रहा होता है वहां प्रत्यय भी विधेय ही होता है। जैसे सनाशंश भिक्ष उहु इत्यादि सूत्रों में उ आदि प्रत्यय विधेय ही है ना। तो उसको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे तपरत्व किया जाता है अति प्रसंग वारण करने के लिए, वैसे ही विधेय स्थलों में जहाँ कोई विधेय हो वहां पर जाति ग्रहण प्रयुक्त अति प्रसंग को निवृत्त करने के लिए अप्रत्यय ऐसा कह दिया है। अप्रत्यय का प्रत्यय माने विधेय और अप्रत्यय माने जो विधेय है वहां पर फिर अति प्रसंग नहीं होगा, वहां पर सवर्ण ग्रहण नहीं होगा। अत्र पक्षे अणग्रहण प्रत्याख्यानेपि रील रिवर्णयोः सावर्णेन समान जातित्वातिदेशान्न दोष इति भावः। तो कहते हैं कि अत्र पक्षे माने आकृति पक्ष में अणग्रहण प्रत्याख्यानेपि अणुदित सूत्र का अणग्रहण प्रत्याख्यात हो जाता है। अगर हम आकृति पक्ष मान रहे हैं पूरे शास्त्र में, तो अण ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं ना सवर्ण ग्राहक सूत्र में, क्योंकि अण में कौन कौन आएंगे? आ ई उ रील री
ए ओ ऐ औ ह य व र ल, इतने तक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये तो सवर्ण ग्रहण तो अपने आप ही हो जाए, मतलब सवर्ण ग्रहण तो अपने आप ही हो जाएगा जब हम आकृति ग्रहण मान रहे हैं। तो अण अपने सवर्णों के ग्राहक होते हैं ऐसा कहने की आवश्यकता है नहीं। तो आकृति पक्ष जब मानते हैं तो अण सवर्णस्य ग्राहको भवति, ये कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो अनुदित सूत्र में अण का प्रत्याख्यान हो जाता है। ठीक, तो अण का प्रत्याख्यान हो जाने पर भी रील ऋवर्णयोः सावर्णेन समान जातित्वातिदेशात् न दोषः इति भावः। और कह रहे हैं कि फिर और री में कैसे करोगे, क्योंकि रील री का की सवर्ण संज्ञा करके दीर्घ करा देते हैं ना। तुल्यास्य प्रयत्नम पर वार्तिक पढ़ा हुआ है। हाँ, री और री की सवर्ण संज्ञा करते हैं। रील रिकारल रिकारयोः सवर्ण संज्ञा वक्तव्या। प्रयोजन क्या है, होत्रील रिकारः होत्रीकारः बन जाए, है ना। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि रील री वर्णयोः सावर्णेन समान जातित्वातिदेशात्। री और री का चूंकि सावर्ण कहा गया है तो इसलिए इनका समान जातित्व हो जाने से, समान जातित्व अतिदिष्ट हो जाने से कोई दोष नहीं आता है। क्योंकि आपने कह दिया कि अण अपने सवर्णों का ग्रहण कराने वाला है, ये तो बात कह नहीं रहे अब आप तो हर जगह जो है वो आकृति पक्ष से काम चलाएंगे। तो री की आकृति तो री से भिन्न है ना, री की आकृति तो री से भिन्न है, ठीक है। तो फिर यहाँ कैसे काम चलेगा, तो कह रहे हैं कि उसके लिए तो अलग से वार्तिक बनाया ही हुआ है ना। रिकार रिकारयोः सावर्णेन सावर्ण्यम वक्तव्यम या सवर्ण संज्ञा वक्तव्य, ये कहा ही है तो वहां सावर्ण से काम चल जाएगा। सावर्ण से मानो समान जातित्व ही अतिदिष्ट हो गया है वहां पे, इसलिए वहां कोई दोष नहीं आएगा। जिज्ञासु कहता है आगे, तो ये एक बिल्कुल अलग समाधान तत्रानुवृत्ति निर्देशे का आ गया। तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम अनण्त्वात्, उसका समाधान अब क्या कह दिया है, आकृति ग्रहणात् सिद्धम। और आकृति ग्रहण है इसमें हेतु क्या दिया, तद्वच्च तपरकर्णम। अब जिज्ञासु कहता है ननु च सवर्ण ग्रहणेन अति प्रसक्तमिति कृत्वा तपराः क्रियेरन्। जिज्ञासु कहता है कि आप कह रहे हो कि आकृति पक्ष है इसलिए तपर किया गया है, हेतु आप ऐसे दे रहे हो ना कि शास्त्र में आकृति पक्ष स्वीकृत है इसीलिए तो तपरकरण किया गया है, ठीक। लेकिन इस हेतु को जिज्ञासु खंडित कर रहा है कि हम ऐसा क्यों ना माने कि सवर्ण ग्रहण से अति प्रसक्ति हुई थी। समाधाता ने क्या माना था कि आकृति ग्रहण से अति प्रसक्ति हुई है इसीलिए तो तपरकरण सार्थक है। जिज्ञासु कहता है ऐसा क्यों माने, आकृति ग्रहण से अति प्रसक्ति हुई इसलिए तपरकरण किया है। ननु च सवर्ण ग्रहणेन अति प्रसक्तमिति कृत्वा तपराः क्रियेरन्, ऐसा भी तो हम मान सकते हैं कि सवर्ण ग्रहण के कारण से अति प्रसक्ति हुई थी इसलिए अनुदित सूत्र लग रहा था, तो इसलिए सारे सवर्ण आ रहे थे, तो इसलिए जहाँ अति प्रसक्ति हो रही थी नहीं चाहिए सारे सवर्णों का ग्रहण, इसलिए वहां तपर किया है। तो तपरकरण तो दोनों में हेतु बन सकता है, आकृति पक्ष के होने में भी और सवर्ण ग्रहण भी होने में भी। तो समाधाता कहता है प्रत्याख्यायते तत् सवर्णे अणग्रहणम अपरिभाष्यम आकृति ग्रहणाद अनन्यत्वाच्च। समाधाता कह रहा है कि वो आपका जो सवर्ण ग्रहण से अति प्रसक्ति दिखा रहे हो ना, वो तो तब होगी जब अनुदित सूत्र में अणग्रहण अवस्थित हो, ठीक है, अणग्रहण रह पाए। लेकिन अनुदित सवर्ण से सूत्र पर जो है अणग्रहण का खंडन कर दिया गया है। निकालिए सूत्र, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, पृष्ठ संख्या है 557। दूसरे कॉलम में देखिए, दूसरे कॉलम में वार्तिक सवर्णे अणग्रहणम अपरिभाष्यम आकृति ग्रहणाद अनन्यत्वम। सवर्ण ग्रहण में माने सवर्ण ग्राहक ये जो शास्त्र है इसमें अणग्रहणम अपरिभाष्यम, अणग्रहण नहीं करना चाहिए। सवर्णे अणग्रहणम अपरिभाष्यम, सवर्ण ग्राहक शास्त्र में अणग्रहण नहीं करना चाहिए। हेतु क्या है, आकृति ग्रहणाद अनन्यत्वम, आकृति ग्रहण के कारण से अनन्यत्व हो जाएगा। अनन्य आकृति रकारस्य आकारस्य च,
अकार और आकार की आकृति माने उनकी जाति एक ही है, और जब उनकी जाति एक ही है तो आकृति ग्रहण से ही बात सिद्ध हो जाएगी। सवर्ण ग्राहक सूत्र में हमें अर्ण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है।